हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस जानदार शानदार क्लास में। प्यारे मित्रों, एमपीटेट वर्ग 3 की तैयारी करने वाले सभी साथियों को मेरा तहे दिल से स्वागत है। प्यारे मित्रों, आज हम जो है ईवीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। इसके पहले हमने 5 वीडियो कवर किए हुए हैं। आज जो 6वीं वीडियो रहेगी बहुत ही शानदार, मौसम पर आधारित और डांस पर आधारित, मेलों पर आधारित रहेगी। प्यारे मित्रों, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला ही प्रश्न आपके साथ देखिए जरा मोबाइल स्क्रीन पर। महासागरों की सतह पर सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से बनती है। प्यारे मित्रों, आप सबको पता है महासागरों की सतह पर सूर्य और चंद्रमा किसके, प्यारे मित्रों, सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण आकर्षण बल के कारण क्या बनता है। ऑप्शंस आप लोग देखेंगे, फिर हम व्याख्यान पे भी चलेंगे। धाराएं बनती हैं, अपवाह बनता है, या ज्वार भाटा बनता है, लहरें बनती हैं। प्यारे मित्रों, आप सबको पता है, इसका उत्तर तो आप लोग कर लेंगे ज्वार भाटा। अब जिन साथियों को ज्वार भाटा नहीं पता वो आप लोग मेरे साथ देखिए जरा ज्वार भाटा है तो क्या है। आप लोग जरा इस गिफ्ट को ध्यान से देखिए। ये हमारी सूर्य है और ये हमारा चंद्रमा है जो कि घूम रहा है। इन दोनों की आकर्षण बल के कारण, प्यारे मित्रों, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण समुद्रों पर या महासागरों पर 24 घंटे में, प्यारे मित्रों, 2 बार, प्यारे मित्रों कितनी बार, 2 बार ज्वार भाटा आते हैं। कितनी बार प्यारे मित्रों, 2 बार ज्वार भाटा आते हैं। अब ये ज्वार भाटा आने का कारण मैंने बता दिया क्या होता है। चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ज्वार और भाटा आते हैं। उसके बाद आप लोग समझ लेंगे प्यारे मित्रों कि ज्वार है क्या। जब आप ज्वार की बात करते हैं प्यारे मित्रों, तो समुद्री लहरों का, प्यारे मित्रों आप लोग नोट करेंगे, समुद्री लहरों का गति के साथ आगे बढ़ना, गति के साथ आगे बढ़ना क्या कहलाता है प्यारे मित्रों, आप कहेंगे ज्वार कहलाता है। समुद्री लहरों का गति के साथ आगे बढ़ना ज्वार कहलाता है। इसी प्रकार से प्यारे मित्रों, जब हम बात करते हैं भाटा की, तो भाटा प्यारे मित्रों समुद्री लहरों का गति के साथ पीछे बढ़ना, मतलब पीछे जाना, ठीक है। गति के साथ पीछे जाना क्या कहलाता है प्यारे मित्रों, आप बोलेंगे भाटा। तो आपको समझ में आ गया मैंने क्या कहा कि चंद्रमा और सूर्य दोनों के आकर्षण बल के कारण ज्वार और भाटा आते हैं। ये दिन में 2 बार आते हैं, ये लिख लेंगे आप लोग। इंपॉर्टेंट चीज़, दिन में 2 बार आते हैं, ये आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो ज्वार और भाटा क्लियर है। चलिए ठीक है, प्रश्न की ओर वापस लेके चलता हूँ मैं। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक अवश्य करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। ऑन विच डे इज द अर्थ क्लोजेस्ट टू द सन। प्यारे मित्रों, प्यारे साथियों, प्यारी बहनों, जब हम बात करते हैं पृथ्वी का सूर्य की सबसे निकटतम की जब हम चर्चा करेंगे प्यारे मित्रों, मतलब पृथ्वी सूर्य की सबसे निकट कब होती है, 23 सितंबर को, 3 जनवरी को, 4 जुलाई को, 21 मार्च को नहीं प्यारे मित्रों, 3 जनवरी को। आप लोग नोट करेंगे मेरे साथ प्यारे मित्रों, पृथ्वी सूर्य की सबसे निकट आप लोग नोट करेंगे 3 जनवरी को होती है प्यारे मित्रों। कब होती है, 3 जनवरी को। अब यहाँ पर हम कुछ खास चीज़ें करेंगे। 21 मार्च और 23 सितंबर, प्यारे मित्रों 21 मार्च और 23 सितंबर आपको एक क्लियर होने चाहिए। इनको हम अच्छे से क्लियर करेंगे, यहाँ से प्रश्न बनेगा। अभी तो आप लोग ये याद रखिए कि पृथ्वी सूर्य के सबसे निकटतम 3 जनवरी को होती है। 21 मार्च और 23 सितंबर को भी एक बहुत ही अद्भुत घटना घटती है, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। चलिए प्यारे मित्रों, आप लोग अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हमारा ये सूर्य है और सूर्य के चारों ओर जो है ना परिक्रमा कर रही है अपनी पृथ्वी। आप लोग देख पा रहे हैं पृथ्वी परिक्रमा कर रही है। और आपको देखिए ज़रा, पृथ्वी के बीच में आप लोग देख पा रहे हैं लाल लाइन, देख रहे हैं ये लाल लाइन, ये वाली लाइन, ये भूमध्य रेखा है ना प्यारे मित्रों। आप सबको पता है, मैंने पहले ही समझाया है इसको अच्छे से। भूमध्य रेखा है और सूर्य के देखिए प्यारे मित्रों, सूर्य जो है ये रहा अपना सूर्य मिडल में। अब जब घूम रही है तो नॉर्थ नीचे आ गया है, साउथ ऊपर चला गया है। देखिए ज़रा प्यार से प्यारे मित्रों, क्या होता है, 21 मार्च को बसंत विषुव होता है, दिन व रात अवधि एक समान होती है। 23 सितंबर को शरद विषुव होता है, दिन व रात की अवधि एक समान होती है। अर्थात इसे प्यारे मित्रों विषुव कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे मित्रों, विषुव कहते हैं। 21 मार्च और 22 सितंबर
23 सितंबर को, 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुव कहते हैं। और विषुव वाले दिन क्या होता है प्यारे मित्रों, दिन और रात की जो अवधि होती है, जो समय होता है प्यारे मित्रों, वो एक समान होता है। प्यारे मित्रों क्या लिखेंगे आप लोग, एक समान। कौन कौन से दिन प्यारे मित्रों, 21 मार्च को और 23 सितंबर को। प्यारे मित्रों कब बोलेंगे, 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात की अवधि जो होती है वो समान होती है। इसके साथ साथ आपको इन चीज़ों पर ज़्यादा अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब मैं लेके चलता हूँ प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। निम्नलिखित में से किसको लाल ग्रह कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द रेड प्लैनेट। प्यारे मित्रों हम लाल ग्रह की बात करते हैं तो लाल ग्रह हमारे सौरमंडल में एक ऐसा ग्रह है जो कि दिखने में लाल दिखता है। उसे कौन सा ग्रह कहते हैं आप लोग देखेंगे, शुक्र, बृहस्पति, मंगल या बुध। बिल्कुल मंगल ग्रह, जैसे हम लोग लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। लाल ग्रह, मंगल ग्रह की दो चीज़ें, खास चीज़ें आप लोग और याद रख लेंगे। मंगल ग्रह के दो उपग्रह भी हैं, प्राकृतिक उपग्रह, जैसे फोबोस और डीमोस। प्यारे मित्रों फोबोस और डीमोस ये उनके दो क्या हैं, प्राकृतिक उपग्रह भी हैं। अच्छा और कुछ चीज़ें लिख लेंगे आप लोग। शुक्र भोर का तारा, प्यारे मित्रों भोर का तारा और सांझ का तारा, भोर का तारा और सांझ का तारा नाम से पुकारते हैं किसको, आप लोग नोट करेंगे शुक्र को। शुक्र को पृथ्वी की भगनी ग्रह भी कहा जाता है। प्यारे मित्रों पृथ्वी की भगनी ग्रह मतलब बहन कहा जाता है, भगनी ग्रह भी कहते हैं। भोर का तारा और सांझ का तारा भी कहते हैं शुक्र ग्रह को। इसके कोई उपग्रह नहीं है। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग। इसके बाद बात करते हैं बृहस्पति की प्यारे मित्रों। तो बृहस्पति आप लोग नोट करेंगे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह आप लोग नोट करेंगे, सबसे बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह, ठीक है। बृहस्पति की भी एक उपग्रह है प्राकृतिक जो कि सबसे बड़ा है। बेसिकली इसके बहुत सारे उपग्रह हैं पर एक सबसे बड़ा उपग्रह है ज्ञानीमाइड या ज्ञानीमीड जो कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक है, नोट कर लेंगे, ठीक। अच्छा बुध के बारे में आप लोग नोट कर लेंगे। बुध सबसे छोटा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह आप लोगों ने लिख लिया बृहस्पति, जुपिटर। सबसे छोटा ग्रह आप लोग लिखेंगे बुध, सबसे छोटा ग्रह बुध। और सबसे पास में भी कौन है, बुध है, किसके, सूर्य के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलूंगा आपको मैं। फिर से सौरमंडल से पूछा हुआ प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन। प्यारे मित्रों वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। जब हम बात करते हैं सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की तो पहले ये संख्या 9 हुआ करती थी प्यारे मित्रों, पर अब कितनी है, 8। कौन कौन सी आप लोग नोट करेंगे, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। प्यारे मित्रों क्या बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण 8 हैं। अच्छा 2 भागों में भी इनको बांटा जाता है, आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है ना। अब कुछ ऐसे ग्रह हैं जो कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये सीक्वेंस में याद रख सकते हैं आप लोग 8 ग्रहों को। और जो 9वां ग्रह था यम या प्लूटो था उसको हटा दिया गया है ग्रह की श्रेणी से, ठीक है, क्योंकि वो ग्रह की श्रेणी में नहीं आ रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के साथ लूँगा मैं। अभी इसके पहले मैंने लिया था कि पृथ्वी सूर्य से अधिकतम पास कब होता है, मैंने बताया था आपको 3 जनवरी को। 3 जनवरी को आप लोगों ने नोट किया था, सबसे अधिकतम पास कहते हैं, इससे निकटतम होता है। पर यहाँ पर पूछा है सबसे दूर कब होता है, 30 जनवरी को, 22 दिसंबर को, 22 सितंबर को, 4 जुलाई को। बिल्कुल 4 जुलाई को प्यारे मित्रों आप लोग नोट करेंगे, 4 जुलाई को और 3 जनवरी को घटनाएं घटती हैं। पृथ्वी सबसे निकटतम 3 जनवरी को होता है और सबसे दूरी 4 जुलाई को होता है, ठीक है। इस तरह से आप इसे नोट करके रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर लेके चलूँगा आपको मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ लूँगा प्यारे मित्रों में। भारत की तटरेखा से प्रश्न पूछा हुआ है, हर बार इससे प्रश्न पूछता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया। भारत में सबसे लंबी तटरेखा पूछ रहा है, समुद्री तटरेखा के बारे में पूछ रहा है प्यारे मित्रों। महाराष्ट्र की, आंध्र प्रदेश की, तमिलनाडु की या गुजरात की। बिल्कुल आप लोग गुजरात करेंगे। अभी हम इसको बाय द मैप करते हैं ज़रा।
मोबाइल स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे हैं प्यारे मित्रों, यहाँ पर ये वाला लाइन जो देखिए आप लोग, ये वाला लाइन देखिए गुजरात वाला हिस्सा कहलाता है। इतना सा गुजरात का हिस्सा है और ये हिस्सा प्यारे मित्रों सबसे लंबा है, सबसे लंबी तटरेखा है भारत की, सबसे लंबी समुद्री तटरेखा कहते हैं इसे अपन लोग गुजरात की। और इसी साथ साथ में आप छोटा भी करेंगे, सबसे छोटी तटरेखा आप लोग बोलेंगे गोवा की प्यारे मित्रों, गोवा की सबसे छोटी तटरेखा है। अच्छा, यहाँ पर कुछ चीज़ें और नोट करेंगे कि ऐसे कितने राज्य हैं जहाँ पर तटरेखा भारत की मिलती है, तो 9 राज्य हैं प्यारे मित्रों। नोट करते जाएंगे आप लोग मेरे साथ में। ये पहला हो गया, ये महाराष्ट्र दूसरा है, गोवा तीसरा हो गया, कर्नाटका चौथा हो गया, केरला 5, तमिलनाडु 6, आंध्र प्रदेश 7, उड़ीसा 8 और वेस्ट बंगाल 9। टोटल 9 हैं। आप लोग ये भी याद रखेंगे कि भारत में 9 समुद्री तटरेखा हैं, 9 कोस्ट लाइन्स हैं, ठीक है, 9 समुद्री तटरेखा। सबसे लंबी तटरेखा आप लोग याद रखेंगे गुजरात की, सबसे छोटी तटरेखा आप लोग याद रखेंगे गोवा की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, वन मोर इम्पोर्टेंट प्रश्न प्यारे मित्रों, वायुदाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? बाई वट नेम इज़ द एयर प्रेशर गेज नोन? मतलब वायुदाब जो नापते हैं अपन लोग ना, उसे किस नाम जानते हैं? थर्मामीटर ताप मापने वाला यंत्र है, सिस्मोग्राफ सिस्मोलॉजी भूकंप मापने वाला यंत्र है, ठीक है, आप सबको पता है। हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर क्या मापते हैं? हाइग्रोमीटर शायद पानी मापते हैं क्या? आप लोग बता देना, क्लियर नहीं है मुझे। आप लोग याद रखिएगा बैरोमीटर, बैरोमीटर से वायुदाब मापा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलूँगा मैं। ग्रीन मफलर संबंधित है प्यारे मित्रों। जब हम बात करते हैं ग्रीन मफलर की, ग्रीन मफलर इज रिलेटेड टू सॉइल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन। मृदा प्रदूषण नहीं, वायु प्रदूषण नहीं, जल प्रदूषण नहीं, ध्वनि प्रदूषण। प्यारे मित्रों आप सबको पता है शोर शराबा वाले इलाके पर, प्यारे मित्रों जहाँ पर शोर शराबा होता है, जहाँ पर अधिक गाड़ी मोटर चलते हैं, तो रास्ते पर ही पेड़ पौधे लगाना या फिर पेड़ पौधे का रोपण करना ही क्या कहलाता है? ग्रीन मफलर कहलाता है। आप लोग बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में आपने देखा होगा, संस्थानों में, पढ़ाई वाले संस्थानों में, उनके एटमॉस्फेयर में बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ताकि शोर शराबा अंदर प्रवेश ना करे, कॉलेज के अंदर डिस्टर्बेंस ना हो। दैट इज़ कॉल्ड ग्रीन मफलर, आप लोग देख सकते हैं। इसके साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन लूँगा मैं, बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? प्यारे मित्रों आप सबको पता है, आप लोगों को ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है असम का। असम में बिहू, प्यारे मित्रों आप लोग लिख लेंगे बिहू असम का लोक नृत्य है, असम का लोक नृत्य है, बिहू डांस किया जाता है असम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थान है? सबसे गीला या सबसे नम स्थान पूछ रहा है। महाबलेश्वर, चेरापूंजी, उदक मंडल, मासिम राम या मासिन राम? बिल्कुल सही है, मेघालय का मासिम राम जो है प्यारे मित्रों सबसे आर्द्र स्थल है। कैसा स्थल है? सबसे आर्द्र स्थल है, सबसे नम स्थल है, ठीक है। मोबाइल स्क्रीन पर आपके बहुत ही शानदार प्रश्न फिर से आ गया है प्यारे मित्रों। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापने से संबंधित है? प्रश्न लास्ट ईयर पूछा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज इज मेनली कंसर्न विद द मेजरमेंट ऑफ पोल्यूशन इन इंडिया? प्यारे मित्रों जब हम बात करते हैं प्रदूषण को मापने के लिए, तो प्रदूषण को मापने के लिए ग्रीन ट्रिब्यूनल, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय जल आयोग, सर्वे ऑफ इंडिया, ये दोनों तो गलत हो जाएंगे, ग्रीन ट्रिब्यूनल भी गलत है। आपका CPCB, सेंटर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। प्यारे मित्रों आप लोग कुछ चीज़ें नोट करेंगे CPCB के बारे में। CPCB प्यारे मित्रों इसकी स्थापना आप लिख लेंगे 1974 में हुई थी, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की, जो भारत में प्रदूषण के नियंत्रण पर काम करती है। इसके बाद ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात करते हैं प्यारे मित्रों, इसे NGT कहते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कहते हैं, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण कहते हैं। इसकी स्थापना प्यारे मित्रों आप लोग लिखेंगे 2010 में हुई थी। कब हुई थी? 2010 में। ये एक्स्ट्रा चीज़ें आप लोग नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर लेके चलता हूँ मैं। निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? प्यारे मित्रों आप लोगों को ये चीज़ें नोट करनी, नदियों से संबंधित प्रश्न भी आपको तैयार करने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ड्रेन्स इनटू द बे ऑफ बंगाल? जब हम बात करते हैं ना बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों की, तो ताप्ती, नर्मदा, आप लोगों को पता होना चाहिए, ये दोनों जो है अरब सागर में खंभात की खाड़ी में गिरते हैं, और दोनों MP की नदियाँ हैं, खंभात की
खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हैं ताप्ती और आपकी नर्मदा। आप लोग याद रख लेंगे स्वर्ण रेखा और गंगा, स्वर्ण रेखा और गंगा ये सब नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, ठीक है। सिंधु नदी तो पाकिस्तान में जाती है, इसलिए ये अलग चीज़ है, ठीक। तो ये आप लोग नोट कर लेंगे। बहुत ही शानदार प्रश्न फिर से प्यारे मित्रों, किस नदी के प्रदूषण के स्तर की माप की जाती है? किसी भी नदी के प्रदूषण के स्तर की माप मतलब जल के प्रदूषण के स्तर की माप, जल प्रदूषण स्तर की माप किससे करते हैं प्यारे मित्रों? एचपी से नहीं, एसटीपी से नहीं, डब्ल्यूपीएल से नहीं, बीओडी से। जब हम बात करते हैं प्यारे मित्रों बीओडी की, आप लोग नोट करने हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। ये प्यारे मित्रों जल की गुणवत्ता को बताता है। क्या प्यारे मित्रों? जल की गुणवत्ता को बताता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब ये जिसकी ज़्यादा रहेगी वो ज़्यादा प्रदूषित रहेगा। स्वच्छ जल का आप लोग लिखेंगे 1 ppm से 2 ppm तक होता है, 1 ppm से 2 ppm तक होता है स्वच्छ जल की बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। यदि 3 से 5 तक हुआ मतलब वो मॉडरेट है, मतलब वो थोड़ा बहुत प्रदूषित है, उसको साफ़ करके लाया गया है। पर यदि 6 से 9 तक है उसकी बीओडी, तो आप लोग ध्यान रखना वो बहुत ज़्यादा प्रदूषित है प्यारे मित्रों, बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है, ठीक है। 6 से 9 तक ppm है। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की चर्चा आप लोग अच्छे से कर चुके, सीख चुके, ठीक है। जल की प्रदूषण की स्तर की माप करता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। जिस जल की ज़्यादा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होगी, बीओडी होगा, वो ज़्यादा प्रदूषित होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके मोबाइल स्क्रीन पर, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है प्यारे मित्रों? व्हाट इज़ रेड डाटा बुक रिलेटेड टू? आप देखना, पहले इसके ऊपर मैंने चर्चा किया हुआ है। रेड डाटा बुक IUCN एक संस्था है प्यारे मित्रों, IUCN जारी करती है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन एंड नेचर जारी करता है। रेड डाटा बुक के अंतर्गत प्यारे मित्रों नदियों में प्रदूषण, घटता भूवर्ग जल स्तर, वायु प्रदूषण नहीं आते, विलुप्ति के करीब जीव पहुँचे, मतलब ऐसे जीव जो कि विलुप्त होने के कगार पर हैं, ऐसे जीवों को जो है रेड डाटा बुक में रखा जाता है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर जो है इसको रखती है, लागू करती है, ठीक है। अब एक नया प्यारा प्रश्न देखिए ज़रा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? प्यारे मित्रों जब हम बात करते हैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की, तो आप लोग इसको एज इट इज़ याद रखेंगे 1986 में प्यारे मित्रों, 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू हुआ, पारित हुआ। ये प्रश्न सीधा सीधा पूछता है, ठीक है। और एक और प्रश्न है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? तो आप लोग बताएंगे 1973 में। 1973 में बाघ संरक्षण अधिनियम आया। कौन सा संरक्षण अधिनियम प्यारे मित्रों? बाघ संरक्षण अधिनियम आया 1973 में। और एक और लॉयन संरक्षण अधिनियम, शेर संरक्षण अधिनियम भी आप लोग याद रखेंगे 1971 में आया। एक और है हाथी संरक्षण अधिनियम, वो भी आप बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में। तो ये थी आज की सुपर 15 क्लास प्यारे मित्रों आप सबके लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि इसी तरह की मज़ेदार प्रश्नों की सीरीज़ आपके साथ लाता रहूं मैं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।